हाँ तो चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं स्फेरिकल सेल का। तो एक हेमीस्फेरिकल सेल है जिसकी चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो सेल है तो चार्ज सरफेस में होगा, तो ये सिग्मा कौन हुई? सरफेस चार्ज डेंसिटी। और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, रेडियस r है, चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, और हमें ये बताना है कि जो सेंटर पॉइंट है उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक, तो मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। तो देखिए इसका हम कोई फॉर्मूला तो जानते नहीं है, तो हमें इंटीग्रेशन का सहारा लेना पड़ेगा। तो अब क्या करिए, किसी थीटा एंगल पर जाकर डी थीटा मोटाई की एक स्ट्रिप का रिंग मान लीजिए। मतलब ये स्ट्रिप का मोटाई कितना हुआ? r डी थीटा। और इस रिंग के कारण यहाँ पे फील्ड लिखिए। और ऐसी कितनी रिंग होंगी? बहुत सारी रिंग होंगी, और सभी रिंग के लिए एंगुलर पोजीशन अलग अलग होगी। यहाँ वाले रिंग के लिए एंगुलर पोजीशन 0 बढ़ता जाएगा, एंगुलर पोजीशन थीटा को एंगुलर पोजीशन कहते हैं। एंगल बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। जो यहाँ पे सबसे छोटी रिंग आएगी उसके लिए थीटा क्या होगा? टेंडिंग टू 90 डिग्री। तो अब मुझे इस पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो ऐसा करते हैं, पहले इस एलिमेंट जो रिंग हमने माना है एलिमेंट, इसके कारण फील्ड लिख लेते हैं, और ऐसी बहुत सारी एलिमेंट का समेशन कर लेंगे। समेशन का मतलब इंटीग्रेशन। तो पहले इस एलिमेंट के कारण अगर मुझे फील्ड लिखना है तो उस एलिमेंट का चार्ज पता होना चाहिए। तो dq की वैल्यू क्या होती है? सिग्मा चार्ज पर यूनिट एरिया इनटू एरिया। अब इसका एरिया कितना होगा? देखिए जब आप इसको ऐसे काट के इसको रिबन जैसा खोलेंगे, ये रिबन जैसा जब खुलेगा तो इसका जो पेरीमीटर बनेगा, तो ये रेडियस r cos थीटा हुआ क्योंकि ये r है, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक r cos थीटा। तो इसका जो पेरीमीटर बनेगा क्या बनेगा? 2 पाई r cos थीटा, और जो मोटाई बनेगी क्या बनेगी? r d थीटा। तो इसका एरिया आया 2 पाई r cos थीटा लेंथ, और विड्थ कितनी हुई? r d थीटा। तो मल्टीप्लाई किया dq आ गया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिखा जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? kqx। तो ये x होगा, एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है ना, तो x क्या होगा? r sin थीटा अपॉन r रेडियस का स्क्वायर, r स्क्वायर x स्क्वायर की पावर 3/2। तो इसका स्क्वायर क्या आएगा? ये रेडियस का स्क्वायर, उसकी पावर 3/2 करेंगे तो क्या आएगा? 3। अब इसमें dq यहां से ले जाके आप पुट कर दो, ये सब ऐसे आ जाएगा। अब आप क्या करिए, k को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख दीजिए, तो पाई से पाई कट जाएगा, और r स्क्वायर r क्यू से r क्यू कट गया, पाई से पाई कट गया, ये बचा कौन यहाँ पे? 2, और 2 को cos थीटा sin थीटा को एक साथ लिख लीजिए। ये कौन बन गया आपका? sin 2 थीटा। तो इसको क्या लिख लिया? sin 2 थीटा d थीटा। अब आप इंटीग्रेट करिए क्योंकि मुझे क्या करना है? समेशन। तो पहले मैंने d लिख लिया, अब इंटीग्रेशन किया। d का नेट क्या आएगा? e। तो d का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? तो देखिए sin 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस cos 2 थीटा बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक पुट होगा? तो इस पूरी हेमीस्फेरिकल सेल को बनाने के लिए जो मुझे रिंग रखनी पड़ेंगी वो थीटा इक्वल टू 0 से लेकर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री तक रखनी पड़ेंगी। इसका मतलब थीटा की लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? 0 से लेकर 90 डिग्री। आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए और ये आंसर आया सिग्मा अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो देखिए इंटीग्रेशन के फार्मूले आपको याद होने चाहिए। ठीक, अब आगे चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज्ड सॉलिड स्फीयर, और जिसकी चार्ज डेंसिटी है रो कूलम पर मीटर क्यूब, और वो कांस्टेंट है, मतलब चार्ज वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है। और कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड है? यूनिफॉर्मली। और इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो देखिए एक सॉलिड स्फीयर है, उसमें दो तरह के पॉइंट आप देख सकते हैं। एक तो अंदर वाले पॉइंट जो उस मटेरियल के अंदर हैं, और एक बाहर वाले पॉइंट जो उस मटेरियल के बाहर हैं। ठीक, अब तो पहला लेते हैं कि इनसाइड पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो मैंने एक पॉइंट कंसीडर किया जिसका सेंटर से दूरी कितना है? r, और इस पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना है। तो आप ऐसा करिए, जो ये पूरा स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, इसको बहुत सारी स्फेरिकल सेल से मिलकर बना मानिए। और जो स्फेरिकल सेल होंगी उनकी रेडियस कौन कौन सी होंगी? तो 0 रेडियस से लेकर कैपिटल R रेडियस तक सारी स्फेरिकल सेल होंगी, और उनको अगर हम अरेंज करते जाएंगे तो कौन बन जाएगा? सॉलिड स्फीयर। तो हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो मैं कह रहा हूं कि वो वाली स्फेरिकल सेल जिनका रेडियस स्मॉल r से ज्यादा है उनके कारण यह फील्ड क्या आएगा? 0। लेकिन वो वाली स्फेरिकल सेल जिनका रेडियस स्मॉल r से कम है उनके लिए ये बाहर का पॉइंट होगा, तो उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। अगर स्फेरिकल सेल के बाहर का पॉइंट होता है तो उसके चार्ज को हम कहां अज्यूम करते हैं? सेंटर पे। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी ये चार्ज है इस पूरे चार्ज को कहां अज्यूम करेंगे? हम सेंटर पर अज्यूम करेंगे, और उसके कारण हम क्या लिख देंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बात आती है कि जो ये स्फेरिकल सेल होंगी जिनका रेडियस स्मॉल r से कम होगा, इनका चार्ज होगा कितना?
तो देखिए चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम इनटू वॉल्यूम, तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम को क्या बोलते हैं? डेंसिटी। तो अगर मैंने मान लिया इसका टोटल चार्ज Q है तो 4/3 पाई आर क्यू इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी चार्ज। ठीक, अब यहाँ पे आते हैं हम हमारे इस पॉइंट पे। तो इस पॉइंट जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस वाले चार्ज करना आएगा। ठीक, क्योंकि इन सब के लिए कौन हो गया? बाहर का पॉइंट। तो E का वैल्यू आएगा KQ, तो इतने वॉल्यूम में चार्ज कितना आएगा? तो इसका वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, और नीचे r²। इसको सॉल्व करिए, क्या आया? ρr/3ε0। अगर आप यहाँ से रो की वैल्यू यहाँ पे लाके पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका KQR/RQ। अब बात करते हैं आउटसाइड के लिए। तो आउटसाइड तो बहुत आसान है। कैसे कि आउटसाइड जो ये सॉलिड स्फीयर है इसको बहुत सारी स्फेरिकल सेल से मिलकर बना मानेंगे, और जब बाहर के पॉइंट पर फील्ड लिखा जाएगा तो इन स्फेरिकल सेल के चार्ज को कहां माना जाएगा? सेंटर पे, मतलब पूरे स्फीयर के चार्ज को कहां माना जाएगा? सेंटर पे। तो पूरा चार्ज मैंने क्यों मान लिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया? KQ/R²। कौन से पॉइंट पे? बाहर के पॉइंट। ठीक, और अगर आप इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना चाहें तो मैं आपको यहाँ ग्राफ बना देता हूं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना चाहें, तो स्टार्टिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ेगा, आप देखिए इस फार्मूले को देखिए, जितना R ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। तो मुझे बताइए ये वाले पॉइंट और ये वाले पॉइंट कौन से पर फील्ड का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा? इस वाले पर ज्यादा होगा। कारण क्या है? क्योंकि उसका डिस्टेंस यहाँ से ज्यादा है और इसका डिस्टेंस कम है, और ये R कौन है? डिस्टेंस। तो जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप ऐसा करिए, आप इस लाइन के अलोंग चलते जाइए, तो जैसे जैसे दूर जाएंगे बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, कहां तक बढ़ेगा? सरफेस तक बढ़ेगा। फिर क्या होगा? घटने लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा? ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा। तो फिर ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे आएगा। तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ हुआ डिस्टेंस के साथ। और कहां तक बढ़ेगा इलेक्ट्रिक फील्ड? स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R तक। मतलब जो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो कौन से पॉइंट पे आएगा? सरफेस वाले पॉइंट। ठीक, अब एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन है Q चार्ज R रेडियस यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर फिक्स है, और उसके अंदर एक स्मॉल टनल बनाई गई है, और जो टनल है वो बहुत स्मॉल है, मतलब जो चार्ज इसमें फेंका हमने वो बहुत नेग्लिजिबल है। और यहाँ पे मैंने -Q चार्ज जिसका मास m है उसको रेस्ट से रिलीज किया। तो ये चार्ज पार्टिकल क्या करता है? इसमें SHM करता है। तो हमें बताना है, पहला क्वेश्चन है कि जब ये चार्ज पार्टिकल इसके अंदर चलेगा तो इस टनल की दीवार और इस पार्टिकल के बीच में एक नॉर्मल लगेगा। तो पहला क्वेश्चन है वो नॉर्मल क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन है टाइम पीरियड क्या होगा। और ये जो हाइट दिया है आपको, ये दिया h, हाइट मत बोलिए, बोले इसको d बोल दीजिए, डिस्टेंस। सेंटर से टनल का डिस्टेंस कितना है? d। अब हमें सॉल्व करना है, तो देखिए आपको सॉल्व करके दिखाता हूं, बड़े ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूं बेटा कि जब मान ले तेरा चार्ज पार्टिकल जब यहां होगा, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है, और चार्ज पार्टिकल का जो साइज है ना वो टनल से छोटा है। मतलब चार्ज पार्टिकल एक ही सरफेस के कांटेक्ट में आएगा, या तो ऊपर वाली सरफेस के कांटेक्ट में आएगा या फिर नीचे वाली सरफेस के कांटेक्ट में आएगा। ठीक, तो ये नेगेटिव चार्ज है। तो देखिए अब आपको मैं समझाता हूं क्या होगा। इस वाले पॉइंट को मैं सेंटर से डिस्टेंस मान लेता हूं x, और मैं यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिखता हूं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होता है? रेडियली आउटवर्ड। ठीक, तो जो हॉलो स्फीयर था उसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। ठीक, सॉलिड स्फीयर में भी डायरेक्शन किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड। आप सिमेट्री से कह सकते हैं। जैसे आपको मैं जैसे मैं यहाँ पे समझाने की कोशिश करूं, यहाँ पे आर्गुमेंट सेम है। जैसे मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड मान लो इधर मान लिया, ठीक, तो ये एक प्लेन है, मान लो आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मान लिया, तो आप एक प्लेन काटिए ऐसे, जैसा चार्ज प्लेन के ऊपर है वैसा ही चार्ज प्लेन के नीचे है। तो ये वाली साइड अब नाराज हो जाएगी, बोलेगी कि हमारे तरफ भी तो वैसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था जैसा नीचे था, तो फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे क्यों हुआ? उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा, इसलिए सिमेट्री ब्रेक नहीं कर सकती। और यहाँ पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ किधर होगा? पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, और नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड। हाँ, अगर इसमें डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म हुआ तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन यूनिफॉर्म हुआ तो गारंटी है या तो रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ या फिर रेडियली इनवर्ड। पॉजिटिव चार्ज हुआ तो रेडियली आउटवर्ड और नेगेटिव चार्ज हुआ तो रेडियली इनवर्ड। यही हॉलो स्फीयर में और यही सॉलिड स्फीयर में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बार-बार बोल रहा हूं। तो ये वाला सॉल्व करते हैं। तो इस वाले पॉइंट में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? रेडियली आउटवर्ड इधर होगा,
और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला कितना होता है k q r अपॉन r q, और r कौन होता है, वो डिस्टेंस होता है। तो इस डिस्टेंस को मैं r मान लेता हूं, कहां से कहां तक, यहां से लेके यहां तक। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये E होगा। अब नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो हमारा नेगेटिव चार्ज है उस पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन लगेगा F। और इस F का जो वैल्यू होगा, मैग्नीट्यूड की मैं बात कर रहा हूं, वो होगा QE। E का वैल्यू पुट किया जाए, ये फोर्स है। अब मुझे बताइए इस चार्ज बॉल पे एक नॉर्मल रिएक्शन भी लग रहा होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन कौन से डायरेक्शन लगेगा, जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो लगेगा इस डायरेक्शन में, क्योंकि ऊपर वाली सरफेस के कांटेक्ट में, टनल की अपर सरफेस में, और इस नॉर्मल को मैंने क्या मान लिया, L। अब आप क्या करिए, इस फोर्स F के दो कंपोनेंट करिए। तो इस एंगल को आप थीटा मान लें, और जो ये फोर्स F है, ये रेडियस r है, इसको मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, ये फोर्स F है, इसको मैं यहां लिख देता हूं। इस फोर्स के आप दो कंपोनेंट करिए, एक तो करिए इस ऊपर की डायरेक्शन में। क्यों करिए इस ऊपर की डायरेक्शन में, क्योंकि मुझे पता है ये इस डायरेक्शन में चल के नहीं जाएगा। अरे टनल तोड़ के थोड़ी जाएगा अंदर यार, टनल मजबूत है, टूटेगी नहीं, अंबुजा सी। तो यहाँ पे जो नॉर्मल लगेगा वो नीचे डायरेक्शन लगेगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स है वो किधर लगेगा, इस डायरेक्शन लगेगा। तो इसका एक कंपोनेंट मैंने ऊपर कर लिया। अब मैं जानता हूँ वर्टिकल में नेट फोर्स जीरो, क्योंकि वर्टिकल में कभी चल के ही नहीं गया। ये कौन सी डायरेक्शन चल के जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन चल के जाएगा। तो वो एंगल थीटा, तो ये एंगल भी कितना हुआ, थीटा। तो जो नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी, नॉर्मल की वैल्यू आएगी वो आएगी f cos थीटा के बराबर। इसमें f का वैल्यू पुट कर दीजिए, k कैपिटल Q स्मॉल q r cos थीटा अपॉन r q। अब बताइए r cos थीटा का वैल्यू किसके बराबर आएगा, इस d के बराबर आएगा। तो नॉर्मल का जो वैल्यू आया वो है k कैपिटल Q स्मॉल q इनटू d अपॉन r q। इस रिजल्ट को आप ध्यान से देखिए, ये रिजल्ट डिस्टेंस x पे निर्भर नहीं करता। मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा वो कैसा लगेगा, कांस्टेंट लगेगा। देख इसमें x आएगा नहीं, चाहे मतलब चार्ज पार्टिकल यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, चार्ज पार्टिकल कहीं भी हो, नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, कांस्टेंट। कौन बता रहा है, मैथमेटिक्स। ऐसे हम गेस नहीं कर सकते, इंट्यूशन से हमें समझ नहीं आ सकता, वो मैथमेटिक्स ने बताया है, तो अब हमें भरोसा करना चाहिए कि सही बताया है। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो ये कैलकुलेशन सही है। तो नॉर्मल कैसा है, कांस्टेंट, तो अच्छी बात है। अब बात करते हैं इसके एसएचएम के बारे में। तो एसएचएम के बारे में पता करते हैं। तो अब हमें पता है कि अगर ये चार्ज पार्टिकल चलेगा तो इस डायरेक्शन में चलेगा, क्योंकि टनल इसी डायरेक्शन में चलने को अलाउ करती है। तो मैं ये कह रहा हूं बेटा कि इस पे जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यहाँ पे ये फोर्स कितना होगा, ये होगा F sin थीटा। और इसका अगर एक्सेलरेशन लिखा जाए a, तो a की वैल्यू क्या आएगी, F sin थीटा अपॉन m। इसमें वैल्यू पुट कर दिया जाए तो a का वैल्यू, f का वैल्यू पुट किया जाएगा, f का वैल्यू तो cos थीटा की जगह क्या लिख दें, sin थीटा, क्योंकि तो f cos थीटा है, ठीक है। और नीचे m लगा दें, मतलब क्या आएगा, k कैपिटल Q स्मॉल q r sin थीटा अपॉन m r q। इस r sin थीटा को मैं x लिख सकता हूं, कैसे, देखो ये r है और ये यहां से आता कितना हो जाएगा, r sin थीटा, जो किसके बराबर है, x। x यहां से डिस्टेंस है। तो एक्सेलरेशन का जो वैल्यू आया वो है k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन m r q इनटू x, ठीक। अब अगर ये एसएचएम है तो इसमें दो बातें होनी चाहिए कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होना चाहिए और एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मीन पोजीशन के प्रोपोर्शनल होना चाहिए। तो आप खुद सोचिए, जब x 0 होगा तो एक्सेलरेशन क्या होगा, 0, मतलब ये वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, मीन पोजीशन, ठीक। और इस एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, तो फोर्स इधर आया ना F sin थीटा, तो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, मीन पोजीशन की तरफ। तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुई, क्या कि एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड मीन पोजीशन से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये मीन पोजीशन हुआ, और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन किधर है, मीन पोजीशन की तरफ। मतलब ये पार्टिकल क्या करेगा, ये एसएचएम करेगा। तो a कितना आएगा, ओमेगा स्क्वायर x। तो ओमेगा का जो वैल्यू आया वो है रूट ऑफ k कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन m r q। तो जो टाइम पीरियड आया t वो आया 2 पाई अंडर रूट ऑफ m अपॉन r क्यूब अपॉन k कैपिटल Q स्मॉल q। अब देखिए आपको इस रिजल्ट में भी एक अच्छी बात है, इस रिजल्ट में एक अच्छी बात ये है कि टाइम पीरियड डी पे निर्भर नहीं करता, डी पे निर्भर नहीं करता। मतलब टनल आपने यहाँ बनाई या टनल थोड़ी और ऊपर बनाई या टनल थोड़ी और ऊपर बनाई, मतलब कहाँ आपने टनल बनाई इस बात पे टाइम पीरियड निर्भर नहीं करता। अगर आप टनल के कॉर्नर से चार्ज पार्टिकल को छोड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक जाना और आने का टाइम बराबर होगा। तो चाहे आपने टनल ये बनाई हो चाहे टनल ये बनाई हो,
ठीक, अगर आपकी टनल ये बनी है तो ये इतना डिस्टेंस जाएगा, इतना लौटेगा। टनल यहाँ बनी है तो ज्यादा जाएगा, ज्यादा लौटेगा, लेकिन टाइम सेम रहेगा। तो अगर मैं एवरेज स्पीड की बात करूं तो यहाँ कम डिस्टेंस चला उतने ही टाइम में, और यहाँ ज्यादा डिस्टेंस चला उतने ही टाइम में। तो एवरेज स्पीड कहाँ ज्यादा आएगी? यहाँ ज्यादा आएगी। क्यों? क्योंकि उतने टाइम में ज्यादा डिस्टेंस चला और यहाँ पे उतने टाइम में कम डिस्टेंस चला। ठीक, अब आगे चलते हैं। अब देखिए इसमें एक अच्छा केस होता है सॉलिड स्फीयर में, कि मान लीजिए सॉलिड स्फीयर के अंदर कैविटी होती। कैविटी मतलब अंदर से गोला काट के फेंक दीजिए। स्फेरिकल कैविटी की बात करें, कैविटी किसी भी शेप की हो सकती है, लेकिन हम जो डील करेंगे वो होगा स्फेरिकल कैविटी। तो मान लीजिए सॉलिड स्फीयर के अंदर से एक स्फेरिकल कैविटी काट के फेंक दिया, और ये सॉलिड स्फीयर यूनिफॉर्मली चार्ज था, चार्ज डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब, और इसका चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म है, मतलब थ्रू आउट द वॉल्यूम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इतना काट के फेंक दिया तो यहाँ तो कुछ होगा ही नहीं। अब जो ये वाला सेंटर है आपका, इस वाले सेंटर को कहते हैं C1, और जो ये वाला सेंटर इसको बोलते हैं C2। C1 किसका सेंटर हुआ? स्फीयर का, और C2 किसका सेंटर हुआ? कैविटी का। अब देखिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है, मेरा टास्क है इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना। मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के दिखाता हूँ आपको। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने के लिए हमें सॉलिड स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना आता है, तो ये पूरा सॉलिड स्फीयर तो है ही नहीं, बीच में हम लगाए हुए। तो आप क्या करो, यहाँ पे प्लस चार्ज डेंसिटी भी एज्यूम करिए, और यहाँ पे माइनस चार्ज डेंसिटी भी एज्यूम करिए। यहाँ पे दोनों चार्ज डेंसिटी मान लीजिए, प्लस भी मान लीजिए और माइनस भी मान लीजिए। ठीक, अब आप इस वाले पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है, तो देखिए किसके कारण लिखना था? रिमेनिंग के कारण और जीरो के कारण। जीरो की जगह पे मैंने दो लोग मान लिए, जीरो की जगह पे दो मान लिए, तो ये कौन हुआ? यहाँ का प्लस, यहाँ का माइनस, और ये रिमेनिंग प्लस। तो जो रिमेनिंग प्लस है और जो यहाँ का प्लस है, इन दोनों को एक साथ मिला के देखिए तो आपको एक पूरा गोला मिल गया, और पूरा गोला मिल गया, पूरा गोला पॉजिटिवली चार्ज मिला, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन आएगा वो कौन सा डायरेक्शन आएगा? वो ये वाला डायरेक्शन आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये वाला डायरेक्शन है। और जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? इस डिस्टेंस पे। तो इस पॉइंट का नाम मैं ए देता हूं, तो इस डायरेक्शन का नाम मैं देता हूं C1A का। ठीक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए इसके कारण, किसके कारण? रिमेनिंग और प्लस के कारण, तो वो आएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट C1A। ये हुआ रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन हुई C1A कैप प्लस। अब बात करते हैं अब कौन बच गया? तो यहाँ पे प्लस और माइनस दो चीज मानी थी आपने प्लस का इफेक्ट तो ले लिया, माइनस का भी तो लेना पड़ेगा, क्योंकि जीरो की जगह पे दोनों लोग लिए थे आपने। तो इस माइनस के लिए भी ये अंदर का पॉइंट है, वो माइनस का कौन है? स्फेरिकल गोला, उसके लिए भी कहाँ का पॉइंट है? अंदर का पॉइंट है। तो नेगेटिव के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किधर होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस पॉइंट पे, इस डायरेक्शन में होगा। और ये वाले जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन को मैं नाम देता हूं AC2 कैप, A से C2 की तरफ। ये देखो C1A, C1 से की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड लिखा जाए तो वो आया रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। मैग्नीट्यूड लिखा जाएगा क्या? AC2, और डायरेक्शन के मैग्नीट्यूड AC2 लिखो या C2A लिखो, वो तो डिस्टेंस। ठीक है, A भी डिस्टेंस लिखो या B डिस्टेंस लिखो, और डायरेक्शन क्या होगी? A से C की तरफ, मतलब कौन सा? AC2 कैप। ठीक, ये आपका E नेट आया। ये कैविटी के अंदर E नेट चल रहा है, ध्यान दें, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, उसको याद रखना है हमें आगे। तो ये रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट अगर कॉमन ले लिया जाए तो ये क्या बनेगा? ये बनेगा C1A वेक्टर, और वो क्या बनेगा? AC2 वेक्टर। अब C1A वेक्टर और C2A वेक्टर, तो देखिए C1 से लेके यहाँ तक, तो ये वाला जो वेक्टर बना ये बना C1A वेक्टर, और जो ये वाला वेक्टर बना वो बना कौन? AC2 वेक्टर। C1A वेक्टर, AC2 वेक्टर। तो ट्रायंगल ऑफ एडिशन क्या कहता है? ये समेशन किसके बराबर होगा आपका? C1 से C2, ये वाला वेक्टर। तो इस वेक्टर को क्या नाम दिया जाएगा? C1 से C2 वेक्टर। तो इसको क्या लिख दिया जाएगा? इसको लिख दिया जाएगा रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट C1 C2 वेक्टर। मतलब उस पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो किसी भी चीज पर निर्भर नहीं करेगा, वो सिर्फ इनकी कैविटी के सेंटर्स पे डिपेंड करेगा। मतलब ये वाला पॉइंट यहाँ सेंटर से कितना दूर है उस बात से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब हुआ कि कैविटी के अंदर प्रत्येक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन। तो ये हुआ आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। तो अगर मैं आपको डायग्राम में इस वेक्टर को दिखाने की कोशिश करूं तो चलिए मैं यहाँ कोशिश करता हूँ। ये देखिए बड़ा स्फीयर है, मेरे पास पूरा बनाने की जगह नहीं है, तो मैं थोड़े, ये पूरा बड़ा स्फीयर है, और मान लेते हैं इसके अंदर ये कैविटी है, और ये इसका सेंटर है यहाँ पे C2, और ये बड़े स्फीयर का सेंटर मान लेते हैं C1। तो इसके आप ऐसा करिए, पहले एक रेफरेंस लाइन बना लीजिए।
अब इस कैविटी के अंदर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर रो पॉजिटिव है तो किधर होगा, C1 से C2 की तरफ। तो मैं मान लेता हूं चार्ज पॉजिटिव है तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, एट ईच पॉइंट, और जो मैग्नीट्यूड होगा वो भी बराबर होगा, एट ईच पॉइंट, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन एट ईच पॉइंट। मतलब कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसकी डायरेक्शन किधर है, C1 से C2 की तरफ। ठीक है।